मूल शब्द या धातु का होना अति आवश्यक है। तो हम समझें इसमें जो है उपसर्ग है, क्री मूल शब्द है, यानी वी और आंग जो है ये उपसर्ग हो गए हैं। क्री जो है, क्री का अर्थ करना होता है, करना होता है। अगर हम इसको जो है क्री ऐसे कर दें तो इसका अर्थ खरीदना होता है। तो दोनों में अंतर है, हम इसे समझें कि दोनों में क्या अंतर है। क्री जो है, जो मूल धातु है, इसके द्वारा करने, यानी अब पूरा अर्थ मिलाकर हम समझें कि व्याकरण का पूरा अर्थ जो है क्या दे रहा है। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है। हम परिभाषा में जाएंगे तो इसको अपने आप स्वयं यह तैयार होता है कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके द्वारा हम इसके शब्दों की उत्पत्ति, उसके अर्थ, उसके विकास के साथ साथ उसके मूल इकाई में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि का सम्यक जो है वर्णन करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ। अब आप समझें कि व्याकरण क्या है, इसके विषय हेलो, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब व्याकरण क्या है इसे हम समझें, यानी निश्चित तौर पर व्याकरण वह एक भाषा का अनुशासन है, भाषा का एक नियम है जो अपने नियमों में बंधा हुआ है, अपने नियमों में जो है वो लगा हुआ है। उसके आधार पर हम समझें कि व्याकरण जो है किस तरह से, तो शुरू में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए व्याकरण का निर्माण होता है। यदि कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज यदि अनुशासन से इतर हो जाता है तो वह जो है उदंडता में उसकी जो है गणना की जाने लगती है। अतः आप समझें कि इस तरह से हमें जो है व्याकरण जो है एक कड़ी है, एक अनुशासन है, एक विधा है, एक नियम है, एक संविधान है जिसके द्वारा हम भाषाओं को नियंत्रित करते हैं, उसको अनुशासित करते हैं। तो ठीक है, अब हमने इसको बताया। अब व्याकरण के इतिहास के विषय में हम बताएंगे कि व्याकरण का इतिहास क्या है। सबसे पहले हम समझें कि व्याकरण जो है का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा में जो है इसका निर्माण हुआ। क्योंकि हमें मालूम है संस्कृत भाषा में निर्माण हुआ था व्याकरण का, और व्याकरण जो है वह महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है कि इसके प्रणेताकार, इसके रचनाकार महर्षि पाणिनि को ही माना जाता है, और उनके ऊपर भगवान आशुतोष की असीम अनुकंपा हुई जिसके कारण उन्हें जो है यह श्रेय जाता है। तो व्याकरण जो है सबसे पहले संस्कृत के रूप में, फिर उसके बाद संस्कृत के बाद आता है प्राकृत के, प्राकृत, फिर उसके बाद वह आता है अपभ्रंश के, अपभ्रंश। इसके बाद हिंदी व्याकरण का जो है प्रारंभ हो जाता है, हिंदी व्याकरण का प्रारंभ हो जाता है। यानी ये कड़ी है, एक श्रृंखला है। जिस तरह से हमारे संसार का विकास हुआ, प्रारंभिक कड़ी, उसके बाद आगे की कड़ी, उसी तरह ये संस्कृत भाषा में सबसे पहले व्याकरण का निर्माण हमारे महर्षि पाणिनि ने किया। फिर वो प्राकृत भाषाओं में आई, उसके बाद उसका अपभ्रंश हुआ, तत्पश्चात उसका रूपांतरण हिंदी में हुआ। अब हिंदी जो है इस व्याकरण में हम जैसा कि जानेंगे। अब व्याकरण के इतिहास के विषय हम जान चुके हैं कि किस तरह से वह हिंदी के रूप में हमारे सामने व्याकरण प्रस्तुत हुआ। उसमें हमारे बहुत सारे व्याकरणिक जो है वायुनंदन प्रसाद जी का आप व्याकरण देखकर पढ़ सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से
उसके व्याकरण की व्याख्या जो है की गई है। अब जो है हम ये समझेंगे कि व्याकरण को कैसे हम वर्गीकृत करें, व्याकरण के भेद कितने होंगे। आइए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा नोट कर देखिए। व्याकरण जो है को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से इसके भेद को जो है अलग अलग वर्गीकृत किया है। कुल मिलाकर के हम जैसा कि जानते हैं कि व्याकरण को मुख्य रूप से 5 वर्गों में ही वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये 5 रूप में व्याकरण जो है कि 5 भेद होते हैं। चूंकि व्याकरण जो है अलग अलग विद्वानों के अनुसार अपना अलग अलग जो है भेद, परंतु हम जो है आप लोगों को बताने जो जा रहे हैं वो है व्याकरण के 5 भेद। पहला है वर्ण प्रकरण, पहला है वर्ण प्रकरण, दूसरा है शब्द प्रकरण, तीसरा है वाक्य प्रकरण, और चौथा है छंद विचार, छंद विचार, और 5वां है विराम, चिन्ह विराम। इसका है चिन्ह विराम। यानी व्याकरण जो है मुख्य रूप से इन्हीं 5 चीजों से निर्मित है, और 5 चीजों का ही मुख्य रूप से हम इसके विषय में जानते हैं और पहचानते हैं। यानी इसमें पहला है वर्ण प्रकरण, दूसरा है शब्द प्रकरण, तीसरा है वाक्य प्रकरण, चौथा है छंद विचार, और 5वां है चिन्ह विराम। इसे आप नोट करें। उसके बाद जो है हम आगे वर्णों की वर्ण क्या है हम समझें कि वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। क्योंकि वर्ण को हम यहाँ तो खंड या टुकड़ा नहीं होता है कह दिए, लेकिन वर्ण अविनाशी है, वर्ण का विनाश नहीं होता। वर्ण वह ब्रह्म है जो सृष्टि करता है, रचना करता है, और उस रचना के द्वारा ही इसके भेद उपभेद आगे बढ़ते गए हैं। यानी वंशानुगत जो प्रणाली चलती है 1 2 फिर 2 के बाद 3 फिर 4, इस तरह से इसमें जो है वर्ण प्रकरण जो है वह वर्ण ब्रह्म है, वह जन्मदाता है, वह जो है व्याकरण की विधा का प्रथम कड़ी है। वर्ण जो है हम इसे समझें कि वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता। वर्ण को 2 रूपों में हम जो है बांट देते हैं। सबसे पहले हल्का सा रूप में हम ले लेते हैं, यानी इसके 2 रूप हैं। पहला है जो है वर्ण और दूसरा है अक्षर। वर्ण है और दूसरा जो है अक्षर है। सबसे पहले हम समझें सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंतर आएंगे वर्ण में और अक्षर में। अभी जैसा कि मैंने कहा वर्ण ब्रह्मा अस्ति, वर्ण तो ब्रह्म है, वह तो सृष्टि करता है, वो तो व्याकरण की प्रमुख कड़ी है, उसके बिना हम व्याकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि किसी भाषा की भी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी सी छोटी इकाई है, परंतु ध्यान दें अभी मैंने परिभाषा में बताया कि वर्ण वह मूल ध्वनि है। अब आप समझिए ध्वनि क्या है। ध्वनि जो है हमारे मुख से जो निकलती है जो आवाज वही ध्वनि है। और जब हम अपनी अंतरात्मा में उस भावनाओं को उस विचारों को जो है रख करके जब हम बहिष्कृत करने के विषय में सोचते हैं, उसे बाहर निकालने के विषय में सोचते हैं, तो वही वर्ण के रूप में परिलक्षित हो जाता है। यानी शब्दों का एक एक कड़ी जो है अलग अलग करने की जो क्रिया है वही वर्ण है। इसलिए वर्ण और ध्वनि, ध्वनि माने मुख से निकलने वाली आवाज, जिसे हम प्राण वायु भी कहते हैं। प्राण वायु, उसके बिना हमारा जीना दूभर हो जाता है। तो वर्ण जो है वर्ण और ध्वनि, यानी वर्ण और ध्वनि, ये 2 चीजें हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों में अनुन्यास संबंध है। क्योंकि भाई आप जैसा कि जानते हैं कि जब तक हम मुख से किसी चीज को नहीं बोलेंगे तब तक वो आप तक जाएगा नहीं, तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। हम अपनी अंतरात्मा में क्या रख रहे हैं, किसको क्या पता है।
हो सकता है यदि आप बहुत साधक हैं तब तो पहचान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए वर्ण और ध्वनि, ध्वनि जो है वो उच्चरित होती है अपने हृदयगत अभिभावों से और वही वर्ण का स्वरूप ले लेती है। इसलिए वर्ण जो है, अब वर्ण जो है, अब हम समझें इसको वर्ण और ध्वनि। अब इसमें जो है वर्ण जो है, मैंने अभी बताया कि वर्ण और ध्वनि चीजें होती हैं। अब दूसरा है अक्षर। अभी मैंने बताया कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। आप सुनिए ध्यान से, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वर्ण जो है अ है, वर्ण जो है ई है, वर्ण जो है ऊ है और वर्ण जो है री है। ये हिंदी में है। ये किस भाषा में है? हिंदी। हिंदी। अगर हम संस्कृत भाषा में जाएंगे तो इसका जो मूल रूप है वर्ण का वो बदल जाता है। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, क्योंकि मूल स्वर का अर्थ है कि इसके बिना हम न तो वर्ण की कल्पना कर सकते हैं, न भाषा की कल्पना कर सकते हैं और न ही कोई बात कहने के लिए हम सक्षम ही हो सकते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता जरूरी है। मूल स्वर है, इन्हें कुछ विद्वानों ने ह्रस्व स्वर भी कहा है। ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व स्वर का मतलब यह है कि हम किसे कहेंगे ह्रस्व स्वर? पहले समझिए, हम ह्रस्व स्वर उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब मात्रा क्या है भाई? अब समझिए, एक समय का कम से कम समय में बोली जाने वाली जो ये शब्द की टूटी कड़ी है, जिसको हम जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, उसको जो है छोटा से छोटा को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको बोलने में बड़ी कम समय लगता है, इसीलिए इसको मात्रा के रूप में हमारे विभिन्न विद्वानों ने, किसी ने मात्रा के रूप में, किसी ने मूल स्वर कहा, क्योंकि हम इसके बिना किसी शब्द की कल्पना या निर्माण नहीं कर सकते। अब हम समझें कि अक्षर क्या है। अक्षर को हम ऐसे कर सकते हैं, अब न क्षरा अक्षर, न क्षरा, जिसका क्षर मन होता है विनाश होना। क्षर का अर्थ होता है विनाश होना, यानी इसका विनाश नहीं होता। ये अटूट है। दोनों में अंतर कितना है बाबू? आप पढ़ते हैं, आप जान लीजिए। हालांकि वर्ण और अक्षर को विभिन्न विद्वान, कुछ विद्वानों ने एक ही मान लिया है कि यानी वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। हालांकि हम भी उसको मानते हैं, परंतु सूक्ष्म अंतर है, जिसे आप जाने कि क्या अंतर इसमें है। पहला अंतर तो यह है बाबुल कि वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता, लेकिन अक्षर जिसका हम एक खंड या एक टुकड़ा कर सकते हैं तो उसे हम अक्षर कहेंगे। जिस मूल ध्वनि का हम एक खंड या एक टुकड़ा कर सकें वह अक्षर कहलाता है। अब जैसे देखा जाए, इसमें हम क को ले लेते हैं। अब क का हम एक विखंडन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे केवल एक विखंडन होगा, दूसरा विखंडन नहीं होगा। केवल एक विखंडन हो तो उसे हम अक्षर कहेंगे। अब इसको देखिए, ये जो है ये अक्षर, क जो है एक अक्षर है। अक्षर है क्यों? क्योंकि इसका खंडन हम करेंगे, इसका विखंडन करेंगे, इसको तोड़कर। जैसे देखिए, आप जानते हैं जैसा कि हलन देने से इसका जो है, हलन देने से इसका आधा जो है स्वरूप हमको, इसको मात्रा में भी हम देंगे। अभी ऊपर दिए हैं आप लोगों को कि जो है ये एक वर्ण जो है, ये मूल स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर है, जिसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। एक मात्रिक स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। और यहाँ देखिए, ये कहा भी गया है, हमारे विद्वानों का कथन है, एक मात्रा भवेत ह्रस्वम, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। व्यंजन जो है केवल आधा मात्रा का होता है, इसलिए इसको केवल हम जो है क को हम देखेंगे 1/2 मात्रा, ये आधा मात्रा का है। इसके बाद और जो है, जैसा कि आप जानते हैं, और तो हमारा मूल वर्ण ही है। यहाँ देखिए, यहाँ मूल वर्ण है, मूल स्वर है, जो आपको एक मात्रा में है। इस तरह से हम दोनों को यदि मिला देंगे तो ये क का निर्माण हो जाता है, क का। तो ये क जो है अक्षर है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो न क्षर, यानी दोनों में किसी का विनाश नहीं होता।
ये वर्ण भी अविनाशी है, अक्षर भी अविनाशी है, क्योंकि वर्ण से ही अक्षर का निर्माण हुआ है। तो इसका मुख्य प्रणेता का आपका प्रश्न होगा कि सर वर्ण और अक्षर का निर्माण किसने किया, सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया? तो हम तो सबसे पहले यदि वैदिक युग में जाएं तो हम कहेंगे कि वेद व्यास ने किया, परंतु अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे महर्षि पाणिनि ने किया, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने इस जो वर्णों को जो है प्रत्याहार के रूप में हमारे सामने जो है रखा है, जिसे माहेश्वर सूत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। उन माहेश्वर सूत्र का वर्णन जो है संस्कृत के व्याकरणों में मिलता है, जो 14 प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए कोई लड़का यदि समझना चाहे कि प्रत्याहार किसको कहते हैं, यानी प्रत्याहार का अर्थ होता है वर्ण संक्षेप। वर्ण संक्षेप, वर्णों को थोड़े में, वर्णों को बहुत संक्षेप में कहने की क्रिया जो है वही प्रत्याहार कहलाती है। जैसे एक सूत्र मानकर हम चलें कि आ जाता है अकः सवर्णे दीर्घ। अक क्या है? अक क्या है? अ ई उ री री, यही अक है, यानी मूल स्वर है। इसे हम अक भी कह सकते हैं, परंतु संस्कृत में इसे कहेंगे, हिंदी भाषा में हम इसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर ही कहेंगे। इसके बाद जो है हम जो है वर्ण, अक्षर, आपको ये पता चला कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, दोनों में भेद क्या है, सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद है। मैंने ऐसा कहा, आप इसको तर्क में ना लेंगे, क्योंकि दोनों एक हैं, परंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतर है। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस पर विचार करें, इसको देखें कि वास्तव में सर ने जो बताया कितना सुस्पष्ट किया कि ये मूल जो वर्ण है वो जो है मूल ध्वनि से बनते हैं, परंतु मूल ध्वनियों को लेकर ही अक्षर का निर्माण होता है। मूल ध्वनियों को ये अक्षर और वर्ण दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर है नहीं, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है। अब वर्ण प्रकरण में हम वर्णों को वर्गीकृत करेंगे, वर्णों को देखेंगे कि वर्ण कितने भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण जो है दो तरह के होते हैं। वर्ण जो है दो, पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम उसके विषय में जो है बता रहे हैं। के प्रकार के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जानिए कि वर्ण के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से वर्ण जो है दो वर्ण होते हैं। पहला तो हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन। मुख्य रूप से इसके दो ही भेद होते हैं, जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसको कहते हैं? हमारे स्वर वर्ण किसको कहते हैं? यानी स्वयं राजन्ते, यानी जो स्वयं अपने आप जो है बोला जाए, जो अपने आप विभूषित हो, इसमें किसी प्रकार की किसी की सहायता की आवश्यकता न हो, तो उसे हम स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर का मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में, जिसके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम स्वर कहते हैं। केवल उसका उच्चारण अपने आप होता है, बिना वर्ण के, बिना किसी प्रयोग के। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अब स्वरों की संख्या हमारे विद्वानों ने 11 मानी है, हमारे विद्वानों ने 11 मानी है, परंतु संस्कृत में इसकी संख्या 13 हो जाती है। मेरे प्रिय छात्रगण, आप ध्यान दें, इन जो स्वर वर्ण हैं, इन स्वर वर्णों को जो है 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के जो है 3 भेद होते हैं। पहला जो है, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी पूर्व में, मूल स्वर है, यानी इसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे, ह्रस्व स्वर।
जिसे हम अभी अभी आप लोगों को बताए हैं मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है आपको दीर्घ स्वर। क्योंकि आज प्रथम कड़ी है इसलिए मैं आप लोगों को इसके विषय में बताने जा रहा हूं। आप जानिए, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। यदि बार बार इसकी हम आवृत्ति करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें, तो हमारे मना पटल पर एक स्थान बना लेता है, जो भूलने पर भी वो नहीं भूलता। इसलिए दीर्घ स्वर जो है, इसको जो है हम दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे जो है द्विमात्रिक स्वर भी हम कहते हैं। अब तीसरा है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके विषय में जो है आप पहले नोट करें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज इतना ही, फिर दूसरे दिन दूसरी बातें होंगी। धन्यवाद।